नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना आर.एस. कुमावत और आज पढ़ रहे हैं अपने राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम। देखिए साथियों, आप राजस्थान में रहते हैं तो आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम और उसमें भी राजस्थान के जो जनजातीय आंदोलन है वो बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए हम इस पर सब चर्चा करते हैं। देखिए साथियों, अगर हम जनजातीय आंदोलन की बात करें तो उसमें से मुख्य आता है भील आंदोलन। तो देखिए साथियों, अपना पहला प्रश्न यहीं से बनता है कि भीलों में सर्वप्रथम जन जागृति का कार्य किसने शुरू किया? तो वो किया था दयानंद सरस्वती ने। साथियों देखिए, जो भीलों में जो जन जागृति आंदोलन का कार्य शुरू किया, यानी कि उनको जागृत करना जिन्होंने शुरू किया था वो थे दयानंद सरस्वती। मित्रों देखिए, जो दयानंद सरस्वती हैं उनका जन्म है वो मोरबी गांव और टंकारा जिला और गुजरात राज्य में इनका जन्म हुआ था स्वामी दयानंद सरस्वती का। इनसे जुड़ा हुआ एक प्रश्न ये है कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश। प्रिय साथियों, जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है वो हिंदी भाषा में लिखी गई है और उसका 4 बार प्रकाशन हुआ था। इसका जो प्रथम प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1874 के अंदर और बनारस में हुआ था। देखिए मित्रों, अगर प्रश्न का जो ऑप्शन है अगर उसमें बनारस लिखा हो तो आपने बनारस को टिक करना है, ये राइट आंसर माना जाएगा। अगर ऑप्शन में बनारस आता ही नहीं है तो आप वर्धा महाराष्ट्र इसका आंसर करें। ये इसका प्रथम प्रकाशन हुआ था, जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है इसका। अब इसके बाद में इसका अंतिम प्रकाशन होता है वो होता है 1882 के अंदर उदयपुर में होता है और उदयपुर में जो नवलखा महल है उसके गुलाब बाग में इसका प्रकाशन किया जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित ही एक प्रश्न और देख लेते हैं कि ये जो राजस्थान में जब स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार आए थे तो ये पहली बार आए थे 1865 के अंदर और करौली में आए थे। ये सर्वप्रथम राजस्थान की करौली रियासत में ये सर्वप्रथम आए थे और करौली रियासत में इनको बुलाया था, इनको जो आग्रह भेजा था वो था करौली का शासक था मदन पाल यादव। इनके कहने पर ये करौली आए थे। फिर ये साथियों, आप साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहें, ये बेहद ही इम्पोर्टेंट मैटर आपको बताया जा रहा है। देखिए, इनसे संबंधित स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित एक और प्रश्न, वेरी मोस्ट प्रश्न है ये कि 1875 के अंदर बम्बई में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई और इम्पोर्टेंट बात यह है कि शुरुआत में इसमें 10 नियम दिए गए थे प्रिय साथियों आर्य समाज के अंदर। अच्छा, अब देखिए, ये जो दूसरी बार जब स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान आए तो वो आए थे 1882 के अंदर और उदयपुर में आए थे और यहाँ का जो शासक था उदयपुर का उस समय वो थे यहाँ के शासक सज्जन सिंह थे। इनके आग्रह पर यहाँ आए थे। यहाँ रहते हुए इन्होंने 1883 में उदयपुर में एक परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी और इसका अध्यक्ष उदयपुर के महाराजा सज्जन सिंह को बनाया था। अब देखिए कि महाराजा सज्जन सिंह द्वारा एक समाचार पत्र जारी किया गया जिसका नाम था सज्जन कीर्ति सुधाकर। ये जो सज्जन कीर्ति सुधाकर है ये राजस्थान का प्रथम और हिंदी भाषा का भी प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र है कि राजस्थान का प्रथम और हिंदी भाषा का भी प्रथम राजस्थान में साप्ताहिक समाचार पत्र है जो कि सज्जन कीर्ति सुधाकर है। ये तीसरी बार और अंतिम बार जब राजस्थान आए तो तीसरी बार और अंतिम बार जब ये राजस्थान आई तो वो 1883 के अंदर जोधपुर आए थे और जोधपुर में यहाँ इस बार किसी राजा द्वारा नहीं बुलाया गया बल्कि जोधपुर के पीएम थे यानी प्रधानमंत्री थे प्रताप सिंह, यहाँ के प्रधानमंत्री थे। इनके आग्रह पर यहाँ स्वामी जो दयानंद सरस्वती है वो जोधपुर आए थे साथियों। और जोधपुर में दूसरे दिन क्या थी कि एक रैली का आयोजन किया जा रहा था और इसी दौरान बड़ी सभा में स्वामी जी ने जसवंत सिंह सेकंड जोधपुर का क्या था उस समय राजा था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह सेकंड को चारित्रिक दोष के कारण उनको फटकार लगा दी, यानी कि जो उनका चरित्र था वो उनको अच्छा नहीं लगा, अश्लील था। इसलिए उन्होंने बड़ी सभा में जसवंत सिंह को
भला बुरा थोड़ा सा कहा। इस बात का गुस्सा जसवंत सिंह सेकंड को तो नहीं लगा, लेकिन एक उनकी पासवान थी जसवंत सिंह सेकंड की नन्ही जान, उनको इस बात का बुरा लगा और स्वामी दयानंद सरस्वती पर उन्हें बहुत गुस्सा आया। प्रिय साथियों, नन्ही जान के कहने पर उस दिन जगन्नाथ रसोइया द्वारा स्वामी जी को दूध में कांच पीसकर या कई बार आता है कि जहर मिलाकर दे दिया गया था। इस बात का पता स्वामी जी को यहाँ पर चल गया तो स्वामी जी यहाँ से रवाना हो गए और वो चलते चलते अजमेर पहुँच गए, लेकिन अजमेर में जाकर इसी जहर के कारण इनकी मृत्यु हो गई और इन्होंने यहीं पर समाधि है अब इनकी, अजमेर में ही इनकी समाधि बना दी गई। और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी 30 अक्टूबर 1883 को इनकी मृत्यु हो गई थी प्रिय साथियों। अब देखिए, जो इनका प्रिय शिष्य था उसका नाम था गोविंद गिरी या गोविंद गुरु। इनसे संबंधित जो इन्होंने भीलों में जन जागृति का कार्य संचालित किया था उसको आगे बढ़ाया था गोविंद गिरी ने। देखिए प्रिय साथियों, गोविंद गिरी इनके प्रिय शिष्य थे। गोविंद गिरी का जो जन्म है वो बांसिया गांव डूंगरपुर में हुआ था और 1858 को हुआ था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बांसिया गांव डूंगरपुर कई बार पूछ लिया गया है और ये प्रश्न भी पूछ लिया गया है कि ये किस परिवार से संबंधित हैं। प्रिय साथियों, जो गोविंद गिरी हैं उनका बांसिया गांव डूंगरपुर 1858 में जन्म हुआ था और ये एक बंजारी परिवार से संबंधित है, यानी कि जो इनका जन्म हुआ था वो एक बंजारा परिवार में हुआ था। इन्होंने बूंदी अखाड़े में गिरी संप्रदाय की दीक्षा ली थी और वो राजगिरी से ली थी, यानी कि राजगिरी से इन्होंने बूंदी अखाड़े में, प्रिय साथियों, बूंदी अखाड़े में गिरी संप्रदाय की शिक्षा ली थी। और मोस्ट बात से इनसे जुड़ी हुई ये है कि इन्होंने पहली बार कोई विशेष यानी कि अति महत्वपूर्ण कार्य किया था, वो किया था 1883 के अंदर सिरोही में संप सभा की इनके द्वारा स्थापना की गई। जब इन्होंने संप सभा की स्थापना की तो इसका जो प्रथम अध्यक्ष है वो सुरजी भगत को बनाया था संप सभा का। और संप सभा में शामिल होने के लिए प्रत्येक बिल को यानी कि 3 शर्त माननी पड़ेगी। इन्होंने 3 शर्तें रखी संप सभा में शामिल होने के लिए। शर्त प्रथम ये थी कि परिवार के बालक और बालिका का विद्यालय में नामांकन जरूरी है, यानी विद्यालय में जो व्यक्ति इसमें सदस्यता ले रहा है उसके जो बालक या बालिका है उसका नाम विद्यालय में होना चाहिए, यानी कि उसके बालक या बालिका पढ़ते हुए होने चाहिए। दूसरा है मांस मदिरा का त्याग, यानी कि शामिल होने वाला व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन न करता हो। तीसरी बात ये थी कि घर की छत पर सफ़ेद झंडा फहराना अनिवार्य है, यानी कि जो शांति का प्रतीक है। गोविंद गुरु गिरी ने सुरजी भगत के कहने पर एक भक्त आंदोलन चलाया था, ये याद रख लेना। और संप सभा व भक्त आंदोलन की यही एक क्या थी कि प्रथम अधिवेशन हुआ था जो वेरी वेरी मोस्ट है, ये 1903 में हुआ था और ये बांसवाड़ा और गुजरात के मध्य एक मानगढ़ की पहाड़ी पड़ती है उस पर आयोजित किया गया। प्रिय साथियों, प्रश्न ये बहुत बार आता रहता है कि मानगढ़ धाम राजस्थान के किस जिले में है, तो मानगढ़ धाम राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में है। आप इसको विशेष रूप से याद रखें कि मानगढ़ धाम राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में है। यहाँ पर इन्होंने निर्णय लिया गया कि हम प्रतिवर्ष आश्विन पूर्णिमा को इसी पहाड़ी पर इकट्ठे होंगे, यहीं पर अपना हर अधिवेशन बुलाया जाएगा। इस तरह से इनका क्रमशः अधिवेशन चलता रहा और क्या हुआ कि ऐसे करते करते 1913 आ गया। तो 1913 में क्या हुआ प्रिय साथियों, 17 नवंबर का दिन था और 1913 को यहाँ पर एक अत्यधिक भीषण घटना होती है, अत्यंत दुखकारी एक घटना होती है जो इतिहास में मानगढ़ कांड के नाम से विख्यात है। प्रिय साथियों, 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ में आयोजित जो ये अधिवेशन हो रहा था, इस पर एमबीसी के अधिकारियों ने गोलियां चला दी और कम से कम 1500 वीर मारे गए थे यहाँ पर। प्रिय साथियों, एमबीसी के अधिकारियों द्वारा मानगढ़ पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और भीलों को कहीं भी भागने के लायक उनको छोड़ा नहीं, वो निकल नहीं पाए और यहाँ पर अंधाधुंध
गोलियां चलाई गई और जिसमें से कम 1500 भील मारे गए। ये उसी प्रकार का एक दृश्य था जिस प्रकार का जलियांवाला कांड हुआ था, सेम उसी प्रकार का है। इसलिए राजस्थान के इस हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। यानी कि जिस तरह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी तरह से राजस्थान का मानगढ़ हत्याकांड हुआ है। अब देखिए थोड़ा सा एमबीसी के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो एमबीसी है, क्या है एमबीसी। एमबीसी की फुल फॉर्म है मेवाड़ बिल कोर। एमबीसी की फुल फॉर्म है मेवाड़ बिल कोर। इसकी जो स्थापना है वो 1841 के अंदर खेरवाड़ा उदयपुर में की गई थी और इसका संस्थापक था चार्ल्स वुड। देखिए इससे नेक्स्ट कि मानगढ़ हत्याकांड के बाद, जो मानगढ़ हत्याकांड हुआ उसके बाद में गोविंदगिरी को गिरफ्तार कर लिया गया कि आपके वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो उसके बाद में गोविंदगिरी को गिरफ्तार करके अहमदाबाद जेल यानी कि गुजरात में इनको बंदी बना लिया गया। लेकिन फिर क्या है कि बाद में इनको छोड़ दिया गया और इन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय कंबोई गुजरात में बिताया था। और एक इनके द्वारा गाया गया गीत है जो कि भी इम्पोर्टेंट है, नहीं मानू रे ब्रूटिया नहीं मानू, इस तरह का एक इनका गीत भी गाया गया है। तो ये याद रखें कि इन्होंने अपना अंतिम समय वो कंबोई गुजरात में बिताया था। नमस्कार प्रिय साथियों, ये अपना जो आज का चैप्टर था वो ख़त्म हो चुका है और इसके बाद में हम मोतीलाल तेजावत का जो योगदान है उस पर पढ़ेंगे। इसकी नेक्स्ट वीडियो आप देख लीजिए और इसी तरह क्रम से हम पूरे जो जनजातीय आंदोलन है वो कंप्लीट कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।